ठीक। विवेक सर जो है, खिल गया है कमल, खिलना भी था, और जिस तरीके का एक है कि नागपुर में भी खिला, और बाकी जो ओवरऑल जो है इतना एक्सपेक्टेड था। आप तो लगातार बहुत पैनी बारीक निगाह रखते हैं, और ये जो शिकायतें हैं या जो जिस तरीके की धांधलियां गड़बड़ियां, सुनवाई नहीं होना, और जैसे हमने बिहार में देखा था 3-3 किस्तें, 2-2 किस्तें एक साथ चली जा रही हैं, फिर बंद हो गया, 10,000 रुपए दीजिए वोट, यही सब कुछ वहां भी बहुत कुछ हुआ। तो जो विपक्ष की कहीं आशंका, और हर बार तो हम कहते हैं सांप निकल जाता तब लकीरें पीटी जाती, तो सब पर आपका एक क्या आपका विश्लेषण है विवेक जी? जी जी नहीं संजीव जी, ऐसा है कि एक्सपेक्टेड तो यही था। एक्सपेक्टेड तो ये भी था कि लगभग 29 में से हो सकता है कि 27-28 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में बीजेपी और बीजेपी लेड अलायंस सत्ता में आएगा। अभी जो फिगर्स है, अभी फिलहाल जो काउंटिंग का स्टेटस है, उसके ऊपर से तो ये लग रहा है कि लगभग 20-21 जगह पर ही बीजेपी और उसका अलायंस शायद सत्ता में आ जाए। अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो पूरे राज्य में मुझे लगता है कुछ 2800 सीटें थी, और बीजेपी कुछ 1300 से ऊपर सीटों पर लीडिंग है। तो अपोजिशन के लिए ये एक अच्छी बात वो मानी जा सकती है कि आधे से ज्यादा सीटें अपोजिशन के पास है। हालांकि वो डिवाइडेड है सब। मैं आज अभी अभी जो लेटेस्ट स्टेटस है इलेक्शन रिजल्ट्स का, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएंगे, हो सकता है कि ये फिगर्स चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल तो 50%। विवेक जी, आप शायद अपडेट ना हो, अभी अब से कुछ क्षण पहले मैं लाइव सुन रहा था एक अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, तो उन्होंने ये कहा था कि हम 25 पे हम जीत गए लगभग, और हम जो मुंबई बीएमसी है वहां भी बहुत कंफर्टेबली करेंगे। 26 के लगभग का उनका एक निकल कर आ रहा था। नहीं नहीं, पता नहीं मुझे लेटेस्ट क्या है, लेकिन मैंने जो लास्ट सुना था करीब करीब 21 जगह पर वो लीडिंग थे, और बाकी जगह पर अपोजिशन के चांसेस ज्यादा थे, ऐसा मैंने सुना है। अब वो सिचुएशन ऑल्टर हो गई होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर 26 पर वो जीत रहे तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही जीत रहे हैं। लेकिन ये सारे पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव था। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें देखिए जो अपेक्षित यश बीजेपी को था वो नहीं है। लोग ये सोच रहे थे, मैं भी ये सोच रहा था कि लगभग 150 के करीब वो अलायंस चला जाएगा। वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है 120-125 तक। और बीजेपी खुद के बलबूते पर बीएमसी में आज भी नहीं है। उनको शिवसेना के साथ में, मतलब शिंदे वाली जो शिवसेना है उसके साथ में मिलकर ही सत्ता बनानी है। और शिवसेना जो शिंदे वाली शिवसेना है उसकी भी हालत बंबई में अच्छी नहीं है। वो क्या 20-30 सीटों पर शायद वो जीत रहे हैं, 30 सीटों पर जीत रहे हैं। और जो लोग ये मानते थे कि उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत खराब हो गई है, मैं नहीं समझता। 70 सीटों के लगभग उद्धव ठाकरे अगर जीत रहे हैं तो पिछले बार के मुकाबले उनकी सीटें 15-20 से कम हो रही है। वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे बहुत। और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है वो उनको अपस्टेज करेगी, उनसे आगे बढ़ जाएगी। इस तरह की जो एक चर्चा चल रही थी, वो उस चर्चा को विराम मिल गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज भी काफी ताकत बंबई में रखती है, ये सिद्ध हो गया। ये ठीक है कि उनका अलायंस मनसे के साथ में जो है वो मिलकर कुछ खास नहीं हुआ। मनसे 10 भी सीटें शायद मुंबई में मिल जाए तो बहुत है, इस तरह की स्थिति है। उसका कारण ये भी है कि ये बहुत लेट एक साथ आए, और आखिरी के 1-2 महीने में, एक आध महीने में जो थोड़ा एक माहौल बना, उससे उतना यश तो नहीं मिल सकता था। अगर ये जनवरी से ही शुरुआत कर देते अलायंस की और माहौल बनाने में कामयाब होते तो शायद हो सकता है कि आज वो बहुत बेहतर स्थिति में होते। तो ये लेट लतीफ वाला जो मामला है, ये शायद इस अलायंस के खिलाफ गया है। और मुस्लिम वोट बहुत बड़ी तादाद में बट गया है, वो एमआईएम की तरफ गया है। मतलब वो कभी समाजवादी पार्टी की तरफ जाता, कांग्रेस को मिलता था। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस को मुस्लिम वोटरों का फायदा होगा और उद्धव ठाकरे को भी होगा। लेकिन वो एमआईएम जो है वो केवल मुंबई में नहीं, तो महाराष्ट्र में सारे क्षेत्रों में, सारे कॉर्पोरेशन में एमआईएम ने अच्छा सिक्का जमाया है। तो ये भी बीजेपी को मदद करने वाली बात हर जगह साबित हमेशा की तरह होती है। देश में भी होती है, कई राज्यों में होती है, महाराष्ट्र में भी हुई। लेकिन आप देखिए इन चुनाव में सबसे अहम जो टेक अवे मैं मानता हूँ ये है कि देवेंद्र फडणवीस का जो लीडरशिप है उस पर जो मुहर लगी है, मतलब पंचायत लेवल से लेके लोकसभा तक सारे चुनावों में उन्होंने अपनी लीडरशिप को साबित किया है बीजेपी के लिए। अब वो कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाते हैं वगैरह, ये अपने आप में अलग डिबेट का विषय है।
ये इंक वाला मामला मुझे लगता है कि बहुत एग्जैगरेटेड है। ऐसा है वो इंक खराब थी, वो हाथ की इंक निकल जाती थी, उससे सब ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इंक निकाल कर फिर एक बार आप मतदान केंद्र में चले जाए और वोट करें, क्योंकि वहां आपका नाम रजिस्टर्ड होता है। वो इतना आसान नहीं है, मास स्केल पर वो उसका ये नहीं हो सकता। तो वो ट्रिक्स तो कर, ह्यूमन रिसोर्सेस में वो सबसे आगे है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस में सबसे आगे है। दारू बांटना, पैसे बांटना बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी की तरफ से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव आयोग की मदद, मशीनरी की मदद, ये सारा जी, कुछ जी, कहीं ना वो तो है। मतलब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सारे बीजेपी के पास जितने हैं उतने सबके मिलाकर भी नहीं है। उसके बावजूद अगर 2800 में से आधी सीटें अपोजिशन को मिल रही है तो अपोजिशन के लिए अच्छी बात है, और इसको बिल्ड ऑन करना चाहिए अपोजिशन ने। ये एक उसका टेकअवे ये भी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप जो है, क्या सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि 2029 में जब अगर कहीं बीजेपी के अंदर बदलाव, प्रधानमंत्री पद के लिए बदलाव की कोई बात होती है, तो आप देखिए इतना सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर बीजेपी का दूसरा कोई नहीं है, जो पंचायत लेवल के चुनाव से लेकर लोकसभा तक अपना सिक्का जमाया है जिसने, और सिद्ध किया है। और सामदाम दंडभेद की सारी चाणक्य नीतियों में जो खरा उतरा है बीजेपी के आइडियोलॉजी के हिसाब से, वो अच्छी है बुरी है अपने आप में अलग विषय है। मैं बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि जो कुछ देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है वो बीजेपी में आज उनके टक्कर का पूरे देश के लेवल पर दूसरा कोई नेता नहीं है। केवल आप मोदी जी का उदाहरण छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मोदी जी उस समय 79 साल के हो जाते हैं तो हो सकता है कि बदलाव की बात की चर्चा हो, और फिर जो चर्चा में जो नाम आएंगे उसमें देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को बहुत आगे कर लिया है, और वो आरएसएस की भी चहेते हैं, ये भी सबको पता है। तो ये मुझे लगता है कि देश की सबसे जो कीमती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको हथियाने के बाद देवेंद्र फडणवीस का वो जो दावा है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये महाराष्ट्र के जो कॉर्पोरेशन के चुनाव है, अभी आने वाले समय में जिला परिषद के भी चुनाव होंगे, और जी उसमें भी मुझे लगता है, देखिए 2014 में केवल नागपुर के एक लीडर थे, वो नागपुर सेंट्रिक विदर्भ के, अलग विदर्भ, पृथक विदर्भ की मांग करने वाले नेता थे। आज वो पैन महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के नेता हो गए। जिनको कभी देवेंद्र फडणवीस का देवेंद्र कहा जाता था, उनको आज देवा भाऊ कहा जाता है। तो देवा भाऊ जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है देवेंद्र से देवा भाऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि देवेंद्र ये बहुत एलिटिस्ट एक कैटेगरी थी एक समय में, और आज देवा भाऊ जब कहा जाता है तो वो मास लेवल के लीडर बन गए हैं। और वो जो है, वो मुझे लगता है बीजेपी को आगे आने वाले समय में एक नया नेतृत्व देने की उन्होंने अपने तरफ से जो कोशिश की है, वो शायद उनको 2029 में कंटेंडर बना सकती है प्रधानमंत्री पद की। ये मुझे लगता है कि इस इलेक्शन ने फिर एक बार उनके लीडरशिप पर वो एक स्टैंप मुहर लगाई है। जी बिल्कुल। एक लाइन दो लाइन और बताइएगा। मैंने आपसे पूछा कि संघ मुख्यालय नागपुर वाला जो ये था, ये भी ऐसे ही अपेक्षित था, ऐसे ही नतीजों की संभावना बिल्कुल, थी? ये नागपुर में जो था वो अपेक्षित था। मैं बंबई का ये कह रहा हूं कि बंबई में जितना अपेक्षित था उससे जी कम इनको यश मिला है। जी जो ब्लॉक है खासकर, ये था कि शायद कांग्रेस, अब कहते हैं ना बाद में कि ये अलग हो गए। हालांकि देखिए सबको अपना अपना होता है, हम लगातार ये चीज देख रहे हैं कि दिल्ली में हमने देखा था कि वो इसमें कॉन्फिडेंट है कि हमको पूरी तरह से सफलता मिलेगी जो केजरीवाल एंड कंपनी। तो ये चीजें कुछ कहीं होता तो कुछ और थोड़ा सा प्लस होता, कुछ होता। क्या सब पर आपकी राय, क्योंकि आप बहुत निकट से महाराष्ट्र को जानते रहे, आपने खूब कवर भी किया है। संजीव भाई, खास करके इस इलेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं बीएमसी की, तो पहली बात तो देश में ये कहीं पर भी हो, लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, इसमें पार्टियों का नाम बाद में आता है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी का नाम पहले आता है। आपकी आवाज थोड़ी और तेज हो सकती है, कुछ थोड़ा हल्का, कुछ अगर हो सके थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। आवाज आ रही आ है रही सर, आ अच्छी रही है। आ रही अच्छी आ रही अच्छी आ रही मैं अच्छी। कहना ये चाह रहा था आपसे कि ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं, इसके अंदर पार्टियों के नाम से पहले जी आदमी की पर्सनैलिटी रोल करती है। यस एक इलाके के अंदर संभव है कि आदमी अपनी पर्सनैलिटी को इतना बड़ा बना ले कि वहां पर टिकट का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसी वजह से आप देखेंगे कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बामुकाबले लोकल म्यूनिसिपैलिटी के अंदर
इंडिपेंडेंट बहुत सारा जीत के आते हैं, क्योंकि वो पार्टी दूसरे नंबर पे हो जाती है। यहाँ अपनी पर्सनल जात पहले नंबर पे होती है। दूसरी बात, मैंने ये बात इसलिए कही आपसे कि इसके अंदर जो चुनाव आयोग, SIR, तमाम इसकी जो भूमिका देखी जा रही है, मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन उनके लिए ये इतना बड़ा टास्क नहीं था कि वो इसके अंदर भी विधानसभा जैसा कोई मेरेकल कर पाते। उनको लगा के छोड़ दिया जाए। हाँ, इसमें ये जरूर हुआ है, जो महाराष्ट्र के लोकल और बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि एक एक वोटर को बड़ी बड़ी मोटी रकम दी गई और अडानी और बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वो वाकई इस काम को कर चुके होंगे, इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो है सिलेक्शन का सिनेरियो। अब मैं जरा सा बताना ही चाहता हूँ कि बीजेपी की हार जीत पर जो अमित शाह या फडणवीस की बात बताकर गए अभी हमारे विवेक देश पांडे, बात यह है कि बीजेपी का चमत्कार तो 2012 से और 2017 में मानिए 31 सीट से वो 84-82 सीटों पर आ गई। अब की बार अगर वो 82 से नीचे आती है, 1 या 2, अभी तो देखिए रिजल्ट अभी चल रहे हैं, अभी मैं बता नहीं सकता 90, 80 या 70 है, कोई 68 बता रहा है, कोई 78 बता रहा है। तो ये कोई भी बड़ा चमत्कार नहीं किया बीजेपी ने तो 2017 में चमत्कार किया था जब 31 से 82 पर आ गए थे। ठीक। तो अब इस बात को छोड़ दीजिए कि बहुत बड़ा घालमेल हुआ, चोरी हुई है, पैसा बटा होगा, आम वोटर जो है पैसा लेकर के वोट दे देता है लोकल बॉडीज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां पर अडानी का भी खेल है, इससे इनकार आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसे अडानिस्तान बनाना है इस मुंबई को। एक बात। अब मैं तीसरी बात आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ ये विपक्ष के लोग हैं, अगर ये इतनी सीटें लेकर आ रहे हैं, पहले 84 सीटें शिवसेना लेकर आई थी, इस बार वो 70, 65, 60 जो भी लेकर आए, अगर वो लाएगी तो उसको कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये तीनों अगर मिल जाते तो 50% मुझे उम्मीद है कि शायद रिजल्ट और थोड़े से बेहतर होते। जो 16% पिछली बार कांग्रेस को वोट मिला था, इस बार बताया जा रहा 12-13% मिला है। सीटों को छोड़ दीजिए, ये मुसलमान जो 12% बीजेपी को जाता है, 49 जाता है जो है कांग्रेस को, और बाकी ये तमाम का तमाम MNS और शिवसेना के साथ जुड़ता तो शायद रिजल्ट कुछ और अच्छे हो जाते। मैं ये नहीं कहता कि 100 पार कर जाते या 117-14 पार कर जाते, अलबत्ता ये फाइट जो है बहुत, तो इनकी आपस की गलतियां रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो पहले भी थे, आज भी हैं, बल्कि इस बार से पिछली बार मैं 2012 की बात करूंगा जब ओवैसी ने ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकाले थे, मेरे ख्याल से मैं उस वक्त मुंबई में ही था, 2012 की बात। तो इस बार तो मुझे मालूम नहीं कितनी सीट लेकर आए हैं। तो कांग्रेस, MNS और शिवसेना अगर साथ हो जाते तो और बेहतर होता, इनका परसेंटेज और अच्छा हो जाता। अब बीजेपी ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया, कमाल उसको करने भी नहीं दिया गया, ये भी अब मैं आपको बताऊं। पहली बात तो संजीव भाई, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं, मैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली हिंदी बेल्ट को देखता हूं, देवेंद्र फडणवीस का नाम उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा लोग जानते नहीं। महाराष्ट्र के अंदर होता क्या है, मैं महाराष्ट्र के अंदर रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा भी काम कर देना कोई, उसे हीरो बना दिया जाता है। देवेंद्र फडणवीस हिंदी पट्टी में बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कहीं पर भी, यहाँ किसी भी एक आदमी के अगर आप पूछेंगे, कोई भी आदमी इस आदमी को ये नहीं कहेगा ये प्रधानमंत्री मटेरियल है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप कहेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग, चूंकि वहां बहुत जल्दी हीरो बना देते हैं लोगों को, तो वहां पर माना जाता है। मैं विवेक देश पांडे जी का बात बता रहा हूँ, अमित शाह चाहते ही नहीं थे कि मशीनरी फुल सपोर्ट करें देवेंद्र फडणवीस को। हालांकि मैंने कहा ना, उनका बेस वोट इतना है वहां, उन्होंने अपने वोट के हिसाब से लिया, कुछ अडानी के पैसे ने काम कर दिखाया। तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस को इतना बड़ा कारनामा, ये आप कहने लगो ये पहले बड़ा कारनामा था बीजेपी का, जब 84 सीटें आ गई थी अकेले की। इस बार 84 नहीं आ रही है, 90 नहीं आ रही है, शायद 80, 82, 83, 50। तो ये अब की बार तो SIR भी है, चुनाव आयोग भी है, अडानी का पैसा भी बहुत ज्यादा तादाद में लगा है। कोई कह रहा 30-30 हजार रुपया, कोई कह रहा 5-5 हजार रुपया, कोई 5 आदमियों को 50, मतलब इतना पैसा बढ़ता है कि मैं इनका जो कारपोरेटर होता है ना, इनके पैसे की तो इंतहा ये देखिए, बंबई के पास एक जगह है भिवंडी, उस भिवंडी को अगर संजीव भाई उसके नगर पालिका की तस्वीर दिखा पाए तो मैं आपको बता दूं, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आपको लगेगा ये 5 सितारा होटल तो नहीं है। इतनी जबरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है नगर पालिका की, भिवंडी की जो मैं बात कर रहा हूँ। कारपोरेटर
वहां पर ऐसा माना जाता है जीतने के बाद जैसे यहाँ विधायक जीत जाता है, इतनी पोजीशन होती है। तो खैर, अब मैं अपनी बातों को समेट देता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने कोई बड़ा कारनामा करके नहीं दिखाया, और हमें ये बार बार पिट्टन नहीं पीटने चाहिए कि इसके अंदर चुनाव आयोग ने कुछ कर दिया। चुनाव आयोग ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, और देवेंद्र फडणवीस की वजह से भी इशारा नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा कि लोकल बॉडी पर पैसा बहुत होता है इन लोगों पर, उसमें बांट दिया गया और इन्फ्लुएंस करना आसान है। एक खबर हमारे 4PM ने पहले भी बनाई थी, आपने शायद देखी, आपके संज्ञान में होगा, कि 44 ऐसे कैंडिडेट थे जो इलेक्शन से पहले जीत गए थे। जी उसमें जी से मेरे ख्याल से 30-32 जो थे वो भाजपा के थे। इस बात को कोई हमारा जो है बंदा बोल नहीं रहा है कि जब ये आदमी बंबई के बाहर इतना काम कर सकते हैं तो बंबई के अंदर कितना पैसा बांट दिया गया होगा। तो बीजेपी ने अभी बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया है, वहां बीजेपी का इतना वोट था वही मिला है, और अब की बार तो अडानी के पैसे की सपोर्ट मिली है, जैसा कि बताया जा रहा है। जी, पहले चरण में कहा था कि देखिए अमित शाह ने वैसी मदद नहीं की जैसा मतलब करना चाहिए था, ऐसा एक आपका था। लेकिन जो अभी कहा अनिल सर ने कि उनको जो कह रहे थे विवेक देशपांडे, वही लगभग अनिल सर का है कि वो एक कैंडिडेट के तौर पर, पीएम मटेरियल के तौर पर कहीं उभरते नजर आते हैं। इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो अडानी है, जो आपने कहा कि वो उसको पूरा वहां उसको भी साम्राज्य स्थापित करना है, गुजरात और दुनिया कर रहे हैं, तो उस साम्राज्य के तहत ज्यादा इजी शायद मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, एक चीज। और दूसरा जो ये बाकी बाकी चीजें हैं कि उद्धव ठाकरे और जो राज ठाकरे, इनकी राजनीति को क्या आगे कैसे इसको क्या वो उनका अब वो होगा, क्योंकि जो महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका, उससे पूरा उस एक तो डेंट पड़ा था जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे। अब ये हो जाना, तो ये कितना इनके लिए घातक साबित होगा, या कैसे जो कह रहे हैं कि पुनः स्थापित करने की, दोनों पर आपकी राय। देखिए संजीव भाई, मैं तो अपने अनिल सर का जो एक देखने का नजरिया वो बहुत बड़ा व्यापक है, बहुत बड़ा है। हम तो इनके आगे तजुर्बे में और उम्र में भी बालक हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी छोटी सी नाकिस राय बता रहा था कि उत्तर प्रदेश हुआ या मैं जो हिंदी बेल्ट पे देख पाता हूँ, ये जितनी भी मैं पत्रकारिता करता हूँ, मैं महाराष्ट्र में तो सुनता हूँ कि केंद्र में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र। लेकिन आप यकीन मानिएगा, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि मैंने उनकी चर्चा कहीं बिहार से लेके उड़ीसा, बंगाल या उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं सुनी। मैं क्षमा चाहते हुए टोकूंगा, नितिन नवीन के बारे में क्या? नितिन नवीन के बारे में सोचा था, कोई नाम ऐसा था वहां से जो निकलती है चीजें, मैं उसको भी एक, हम जो बीजेपी निकलता चला है, जो भी हो, हमसे संघ और बीजेपी के एक ही पहलू है, दो पहलू है, एक पहलू है, ऐसा कहते हैं। प्रधानमंत्री पद को छोड़ के बाकी तमाम जगह तो मोदी जी ताली बजा के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है ना, तो आप यकीन मानिएगा कि वहां पर तो ये योगी आदित्यनाथ से ही परेशान है, ये इस बंदे को कैसे लेकर आएंगे। और इस बंदे का कद तो अमित शाह ने पिछली बार ही बता दिया था जब इनको डिप्टी सीएम बना दिया था। मैं बता रहा हूँ ना, ये महाराष्ट्र अजीबोगरीब जगह है। मैं महाराष्ट्र में 12 साल रहा हूँ, वहां पर हर किसी को हीरो मान लिया जाता मिनट सेकंड के अंदर। मुझे मालूम है उनके जो सोचने की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो महाराष्ट्र में इन फ्रंट ऑफ द बिहार, यूपी बिल्कुल जीरो है, 10% भी नहीं है। वहां के लोगों से कहो आमदार खासदार, तो उनको डिफरेंशिएट नहीं पता। भिवंडी में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा था, अब वो आसिम जीते थे, तो मेरे से एक बंदा, बड़ा अच्छा प्रबुद्ध बंदा, कह रहा अब ये दिल्ली में उधम मचा देंगे, बड़ा जबरदस्त लीडर है। मैंने दिल्ली में क्या होगा, वो समझ रहा था लोकसभा जाएंगे। मैंने भाई ये विधायक जीता है कि जी ये क्या होता है, ये वहां पर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है मुंबई में ना के बराबर। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा 12 साल का तजुर्बा है वहां। उनको मालूम ही नहीं कुछ भी, आमदार खासदार कुछ मालूम ही नहीं उनको कि इनका काम क्या होता है। कॉर्पोरेटर को वो मानने लगते हैं कि ये मुंबई में जाकर के चीफ मिनिस्टर वाला काम करने लगेगा, ऐसी उनकी सोच है। खैर, इस बात को हटा दीजिए। तो देवेंद्र साहब का नाम हमारी पट्टी में कहीं नहीं है। वो आरएसएस के करीब हो सकते हैं, और आरएसएस की चलती कुछ नहीं है, वरना नितिन नवीन नहीं बनते। उनको छोड़ दीजिए, वहां दो लोगों की चलती है। और उनको अगला खतरा जो है वो योगी आदित्यनाथ से है। योगी आदित्यनाथ उनके किसी भी सूरत में काबू में आने रहे। यहाँ तो बात खत्म कर देता हूँ। यहाँ अब अगली बात कहता हूँ सर, वो जो आपने कही कि इन लोगों की राजनीति, देखिए ये भी तारीख इस बात की गवाह बनी है कि जो मुस्लिम महाराष्ट्र का बाला साहब ठाकरे के सामने, उनके बाद में भी बहुत टाइम तक इस शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा दूर समझता था, मैं दूसरे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, आज उद्धव ठाकरे की सौम्यता ने यह काम किया है कि मुस्लिम इनके साथ जुड़ा हुआ, मराठा जुड़े में,
वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर तो टिके हुए हैं, लेकिन इससे वहां के मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते ही हैं कि कोविड के दौरान जब इस आदमी ने काम किया है तो उसकी तारीफ दुनिया के दूसरे देशों में भी हुई। अब ये मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये बहुत व्यापक नहीं सोच पाते हैं। शिंदे काबिल आदमी है, उसने अपनी जगह को मजबूत किया है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं बिखरा है, वो अपनी जगह मजबूत करता है। ठाणे का वो नेता है, ठाणे के आसपास की जगह को ही वो सिक्योर कर देना चाहता है। दूसरी बात, एक टेंडेंसी और भी है, वो ह्यूमन नेचर फिलोसफिकल जो फिलोसफी लोग जानते हैं, ट्रक के सामने जब स्कूटर की टक्कर होती है संजीव भाई, तो ट्रक वाले की गलती नजर आती है, स्कूटर वाले की तरफ जो है सहानुभूति होती है। आप ये मानिए ये ऑटो वाला ना होकर के ये स्कूटर वाला था, बंदा दाढ़ी वाला, इसकी तरफ वहां सहानुभूति थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये थोड़ी सी वोट लेकर चला गया और ऊपर से उसको बीजेपी का कवर मिल रहा है, अडानी का कवर मिल रहा है, वहां पे एसआईआर का कवर मिल रहा है। तो ये लोग जो है ना, शिवसेना का जो बंदा है, क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे, वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मुझे मैच्योर आदमी नजर नहीं आता। आदमी बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तो ये आदमी कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो जो प्रकाश आंबेडकर है वो सूटकेस का पुजारी है, वहां पे मशहूर है ये बात, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। जी 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 वो जी सूटकेस का पुजारी है और उसने अपने पूर्वजों को भी वहां पर जो है, अपनी जाति को भी, वो ऐसा फैक्टर था, इतना जबरदस्त फैक्टर हो सकता था अगर वो अपनी पोजीशन को पहचानता। मायावती ने तो अपनी पोजीशन को पहचाना एक जमाने तक, अब भूल गई वो कि वो क्या थी। लेकिन वहां पर जो अठावले हैं, ये लोग हैं, ये बहुत थोड़े थोड़े लालच के अंदर बिक जाते हैं, ऐसा महाराष्ट्र में कहा जाता है। अगर इनको बिके हुए लोगों को, जैसे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनको इकट्ठा कर करके एक गुलदस्ता अगर वो बनाए, क्योंकि अब महाराष्ट्र की राजनीति बिखरी हुई है और भाजपा देखिए एक वहां फैक्टर है बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर का निकला हुआ उत्तर भारतीय, दक्षिणपंथी, और मैं अब कहूंगा कि वहां पर रहने वाले कुछ मराठियों में भी उनकी पकड़ बन चुकी। तीन उनका जो वोट है ये जबरदस्त वोट है। अब उद्धव ठाकरे को यहाँ पे अखिलेश यादव से थोड़ी सी सीख लेने की जरूरत है कि वो इस अपने पूरे के पूरे महाराष्ट्र में अपने आप को कैसे फैलाएं। शरद पवार अपने ही एरिया के नेता हैं, भारत का बहुत बड़ा नेता है वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो महाराष्ट्र में पूरे में नहीं आ पाया आज तक, इतना काबिल होने के बावजूद। बड़ा शानदार नेता है, मैं गलत इस्तेमाल कर दिया शब्द, बहुत बुजुर्ग और बड़े काबिल नेता है, लेकिन उसके बावजूद पूरे महाराष्ट्र में उनका असर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने लोकल हीरो को ज्यादा पसंद करते हैं। और यही वजह है कि वहां पर बहुत सारी छोटी पार्टियां मोहल्लों के तरीके से भी इकट्ठी हो जाए। ये असदुद्दीन ओवैसी अपने हैदराबाद की पार्टी को सबसे ज्यादा कहीं अगर विस्तार देने की कोशिश इसने की है तो महाराष्ट्र में की है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक मस्जिद बनवाते ये कारपोरेटर जीत लेता है, एक छोटा सा स्कूल बनवाते कारपोरेटर जीत लेता है। तो वहां पे लोग, चूंकि बाहर के लोग आए हुए हैं और ज्यादा वहां पर अवेयरनेस है नहीं, तो उद्धव ठाकरे को थोड़ा सा राजनीति के अंदर और ज्यादा परिपक्व होने की जरूरत है। और कोई बड़ा काम नहीं है, जैसे बीजेपी वहां काम कर रही है, बीजेपी ने अपने हाथ पैर संसाधनों के साथ फैलाकर रख दिए हैं, उत्तर भारतीय हो या दक्षिणपंथी हो या वहां के लोग हो, उनको समेटा है। उद्धव ठाकरे भी कर सकते हैं अकेले सहानुभूति में। आप ये बताइए कितने मराठी हैं? वो मराठी दो जगह बटे हुए थे, अब मैं तो कह रहा हूँ 3 जगह बटे। तो शिंदे में भी, एमएनएस में भी, और आपने मराठियों को तो इकट्ठा किया, आपको कांग्रेस को भी इकट्ठा कर लेना चाहिए था, आपको और बाकी 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए था, तो रिजल्ट कुछ और आते। लेकिन अपने वाले एरिया में वो मजबूत खेले हैं। अगर उनकी 60, 70, 80 सीटें, 50, 55, 60 सीटें आती हैं, मुझे नहीं लगता इतना ही उनका 28% तो है, ये इतना ही इनका जनाधार है। तो ये सही कर रहे हैं। बढ़ाने की जरूरत है, 4PM देखें, अखिलेश यादव की बातें देखें, काम बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं।